हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आज आप सभी के लिए लेके आया हूँ 13 मई की करंट अफेयर्स, यानी कि आज की मुख्य करंट अफेयर, आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। तो देखिएगा, आज की हमारी क्लास ऐसे रहेगी जो आप लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन आज के बाद जितनी भी क्लासेस रहेगी, कल से हमारी क्लास लाइव होने वाली है। कल से मैं आप लोगों के साथ सही 6 बजे जुड़ जाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं आप सभी कल सुबह 6 बजे मेरे से मिलने आएंगे। YouTube पे ऐसे ही लाइव पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बारे में आपको पता ही है कि आपको अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है, जितनी भी मैं आपको पीडीएफ देता हूं या जितने भी आपको करंट अफेयर पढ़ाता हूं, उसका पूरी का मैं आपको पीडीएफ देता हूं। और इसका पीडीएफ जो है वो आपको ज्ञानकोश नाम से, चाहे फेसबुक ले लीजिएगा, चाहे टेलीग्राम ले लीजिएगा, चाहे व्हाट्सएप ले लीजिएगा, या हमारे ज्ञानकोश नाम से ही एप्लीकेशन भी है, वहां पर भी आपको इन सब का पीडीएफ मिल जाता है। तो ये तो पीडीएफ की जानकारी दी। दूसरी जानकारी आपको दी कि कल से मैं आप लोगों के साथ लाइव ला करके 6 बजे करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा। उसके बाद उम्मीद करता हूं आप सभी कल आएंगे 6 बजे। उसके बाद चलते हैं करंट अफेयर। हमारा पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि आई यूज माई नंबर सुविधा किस बैंक के द्वारा लॉन्च करी है। अब ऐसा कौन सा बैंक है जिसने ये सुविधा लॉन्च करी है कि आई यूज माई नंबर, आई यूज माई नंबर के आई यूज माई नंबर जो ये सुविधा है, ये कौन से बैंक ने शुरू करी। तो ध्यान रखिएगा, ये जो सुविधा शुरू करी है, 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। कल से तो मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ के तुरंत बताया करूंगा, लेकिन आज देख लीजिएगा कि ये सुविधा लॉन्च करी गई है सी, यानी कि जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। तो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने यह सुविधा शुरू करी है। अब इस प्रश्न को पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी जानकारियां पढ़ेंगे चारों ऑप्शन के बारे में। तो चारों ऑप्शन में सबसे पहले लिखा है एसबीआई। एसबीआई अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2 जून 1806 में। लेकिन जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि 2 जून 1806 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसकी किस रूप में हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी बैंक ऑफ कलकत्ता। बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में एसबीआई की स्थापना 2 जून 1806 में करी गई थी। और कलकत्ता से एक प्रश्न और भी आपका आता है कि भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कहां थी? भारत की राजधानी अब तो दिल्ली है। 1911 में जॉर्ज पंचम का जो समारोह हुआ था उसमें भारत की राजधानी दिल्ली बना दी गई थी। लेकिन उस दिल्ली बनाने से पहले कौन सी थी? तो दिल्ली से पहले भी भारत की राजधानी कहां थी? कोलकाता थी। यह प्रश्न आपका यहां से क्लियर हुआ। दूसरी बात करते हैं कि एसबीआई ने 1 जुलाई 1955 में एसबीआई का जो नाम हुआ था वो बैंक ऑफ कलकत्ता से एसबीआई में बीच में 2-3 नाम और भी बदले थे, लेकिन मुख्य नाम ये है कि किस नाम से शुरू हुआ था? बैंक ऑफ कलकत्ता। एसबीआई कब हुआ? 1 जुलाई 1955 में। और वर्तमान में इसके अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो कौन है? प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा जो है वे वर्तमान में एसबीआई के कौन है? अध्यक्ष। अब अगले प्रश्न देखिएगा, अगला ऑप्शन देखिएगा, पीएनबी। पीएनबी मतलब पंजाब नेशनल बैंक। पीएनबी मतलब है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक। यहां से देखिएगा, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1894 में। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 12 अप्रैल 1894 में हुई थी। इसके एमडी और सीईओ, यानी कि एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो वर्तमान में एसएस मल्लिकार्जुन राव जो हैं वे पीएनबी के वर्तमान में एमडी और सीईओ है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला ऑप्शन है इंडियन ओवरसीज बैंक, जिसकी स्थापना हुई थी 10 फरवरी 1937 में। और इसके एमडी सीईओ कौन है? पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता। पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता जो है वो है इंडियन ओवरसीज आईओबी, इंडियन ओवरसीज बैंक के जो एमडी और सीईओ है वो है पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता। तो ये जानकारी आपको यहां से मिली। तो ये सारी जानकारियां तो हमें पढ़ ली है। इसके ऑप्शन से, अब ऑप्शन से नहीं बल्कि इस प्रश्न की जानकारी और देख लीजिएगा कि आई यूज माई नंबर जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। उसके बाद में इसके द्वारा बैंक उपभोक्ताओं को बैंक के खाते, मुख्य बात देखिएगा, आई यूज माई नंबर कि अब आप बैंक में जो आपका अकाउंट नंबर होता है किसी भी अकाउंट के लिए, चाहे वो करंट अकाउंट हो चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, किसी भी अकाउंट के लिए अब आप अपने चूज किए हुए नंबर, अपने जो लास्ट नंबर होते हैं, लास्ट 10, ये जो आपके बैंक अकाउंट के नंबर है, लास्ट अंतिम के 10 अंक जो है वो डिजिट आप स्वयं चूज कर सकते हैं। ये योजना बनाई गई है आई यूज माई नंबर। अब यहां से एक बात समझिएगा कि ऐसी योजना बनाने की जरूरत क्या पड़ गई। तो आपने देखा होगा जब क्रिकेट मैच खेलते हैं तो क्रिकेट जो खिलाड़ी है
उनके पीठ पे या उनके कमर, उन पे टी शर्ट पे, उनके जो स्वेटर्स उन पे लिखा होता है उनके फेवरेट नंबर लिखे होते हैं, उनके फेवरेट नंबर लिखे होते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा इस चीजों में मान्यताएं रखते हैं, उन लोगों का विश्वास जुड़ा होता है, उनकी आस्था जुड़ी होती है, और इसी का फायदा उठाते हुए आई यूज माई नंबर सुविधा जो है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने शुरू करी है कि अपनी मर्जी से आप अपने 10 डिजिट चुन लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं कि कुछ लोग, जैसा कि बताया कि कुछ लोग जो है कुछ नंबर्स को शुभ मानते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग वो अपना बैंक अकाउंट नंबर या कोई भी नंबर रखना चाहते हैं। तो इस प्रकार की सुविधा ये शुरू कर दी गई। अब यहां से जन फाइनेंस स्मॉल बैंक, जब हमने 4 ऑप्शन पढ़े थे तो उन प्रश्नों में, उन ऑप्शन में हमने केवल जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में नहीं पढ़ा था। ये देख लीजिएगा, इसकी टैगलाइन क्या है? इसकी टैगलाइन है पैसे की कदर, पैसे की कदर। बात करें इसके एमडी और सीईओ की तो अजय कंवल जो है वे इसके एमडी और सीईओ है। स्थापना कब हुई थी? 24 जुलाई 2006 में। और अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में इसका मुख्यालय, जो कि कर्नाटक में है। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी जो थी वो इस पहले प्रश्न से हमारी समाप्त होती है। उसके बाद पहले प्रश्न के बाद हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो देखिएगा, दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है कि भारत ने अरब सागर में पासेक्स युद्ध अभ्यास किस देश के साथ में शुरू किया? तो यहां से इंपॉर्टेंट रहेगा कि एक तो पासेक्स युद्ध अभ्यास जो है वो भारत देश जो है वो अपने मित्र देशों के साथ में इसका आयोजन करता है। मित्र देशों के साथ में मतलब कि इस एक्सरसाइज का, इस युद्धाभ्यास का प्रयोग जो है या आयोजन जो है वो भारत अपने मित्र देशों के साथ में करता है। तो यहां से देखिएगा 4 ऑप्शन है। अब पासेक्स, इससे पहले भी आपने मार्च में सुना होगा, उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन इतना सा समझ लीजिएगा कि भाई अब इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, कौन सा ऐसा देश है जिसके साथ में भारत ने अब पासेक्स युद्ध अभ्यास शुरू किया है। तो अब ऐसा जो ऑप्शन रहेगा वो है इंडोनेशिया, यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर है वो रहेगा ए, मतलब इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ऐसा देश है जिसके साथ में भारत ने अब अपना पासेक्स युद्ध अभ्यास, सैन्य अभ्यास, नौ सैन्य अभ्यास जो है वो शुरू किया है। बात करते हैं इस प्रश्न के बारे में पूरी जानकारियां। तो इंडोनेशिया नौसेना के बारे में के साथ में भारतीय नौसेना ने शुरू किया है। यहां से इतनी सी जानकारी नहीं रहेगी। इसका उद्देश्य क्या है कि जो पासेक्स अभ्यास होता है, पासेक्स युद्ध अभ्यास होता है, इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि भारत के साथ जो पड़ोसी देश है, भारत के जो मित्र देश है, उन देशों के साथ में पारस्परिक सहयोग बढ़ सके और आपस की समझ जो होती है, जो 2 देशों की समझ होती है, उस समझ में सुधार कर सके। यही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। यहां से बात करेंगे कि भारत के कौन से युद्धपोत ने इसमें भाग लिया। तो आईएनएस शारदा, और हेलीकॉप्टर की बात करें तो चेतक हेलीकॉप्टर, आईएनएस शारदा और चेतक हेलीकॉप्टर्स दोनों ने इस युद्धाभ्यास में भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत की तरफ से इन दोनों जहाज और हेलीकॉप्टर ने इसमें इस्तेमाल किए गए थे। उसके बाद बात करते हैं कि इस युद्ध अभ्यास का प्रयोग पहले बता चुका हूं कि भारत देश जो है वो अपने मित्र देशों के साथ में करता है, लगातार करता रहता है। साथ साथ में अगर एक प्रश्न और भी इंपॉर्टेंट पढ़ना चाहे कि भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी के नौसेना प्रमुख कौन है, तो एडमिरल करमबीर सिंह। एडमिरल करमबीर सिंह जो हैं वे वर्तमान में भारतीय नौसेना के कौन है, अध्यक्ष हैं, ठीक है। उसके बाद में इंडोनेशिया के साथ में शुरू हुआ है कि इंडियन एंड इंडोनेशिया हैव द एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज हुई है भारत और इंडोनेशिया के बीच। तो यहां से देखिएगा इंडोनेशिया के बारे में भी थोड़ी सी जानकारियां पढ़ते हैं, क्योंकि आपने ऐसा एग्जाम में देखा होगा कि आपके राजधानियां पूछते हैं, प्रधानमंत्री पूछते हैं, मुद्रा पूछते हैं, तो ये सारे प्रश्न भी हमारे क्लियर हो जाते हैं। यहां से देख लीजिएगा इंडोनेशिया, राष्ट्रपति कौन है, जोको विडोडो, राजधानी कहां, जकार्ता, मुद्रा कौन सी है, इंडोनेशियाई रुपया, इंडोनेशियाई रुपया। और इंडोनेशिया से एक बात और ध्यान रखिएगा कि इंडोनेशिया ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी जो है, वो ऐसा देश कौन सा है विश्व में, तो ऐसा देश भी कौन सा है, इंडोनेशिया। यानी कि मुख्य रूप से इस इंडोनेशिया देश में विश्व की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है, इंडोनेशिया है। तो ये सारी जानकारी हमने पढ़ी। लेकिन देखिएगा पिछले कुछ दिनों में, पिछले 3-4 महीनों में जो मुख्य आपके एक्सरसाइज हुए हैं 2-3, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2021 संयुक्त नौसेना अभ्यास था, किन किन के बीच में हुआ, ईरान, भारत और रूस।
ईरान, भारत और रूस, तीन देशों के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास था। कब हुआ था? इसका आयोजन 16 और 17 फरवरी 2021 में किया गया था। इसी वर्ष की बात कर रहा हूं, 2 महीने पुरानी बात कर रहा हूं। इसका उद्देश्य क्या है कि क्षेत्र में समुद्री व्यापार की सुरक्षा को बढ़ाने के, जो समुद्री व्यापार होता है, आपने देखा होगा कि समुद्री व्यापार के द्वारा भी लुटेरे जो हैं वो समुद्री जहाज को लूट लेते हैं, समुद्री जो आपके मछुआरे हैं उन पे आक्रमण करते हैं। तो इस प्रकार की दिक्कतों को निपटान करने के लिए किया गया था। उसके बाद में एक और 10 संयुक्त सैन्य अभ्यास किस किस के बीच में? भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच। भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच में 10 सैन्य संयुक्त अभ्यास हुआ था। कहां पर हुआ था? रानीखेत में। रानीखेत कहां है? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के रानीखेत में हुआ था। और इस अभ्यास का ये दूसरा संस्करण है। मतलब जो 10 सेकंड से आप लोगों ने समझ जाना है, सेकंड का मतलब दूसरा, कि दूसरा इसका संस्करण है। उसके बाद में देखिएगा जो 19 मार्च तक चला था, 19 मार्च तक चला था। उसके बाद में इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो ग्रामीण क्षेत्र है या शहरी परिदृश्य, किसी भी क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी अभियानों में कुशलता हासिल की। जो आतंकवाद जो अभियान करते हैं, अपने आतंकवादियों का दमन करना, समाप्ति करना, खात्मा करना ही इस उद्देश्य का, इसका मुख्य उद्देश्य। यहां से इंपॉर्टेंट बात थी। उसके बाद में एक और पासएक्स अभ्यास, अभी भी पासएक्स अभ्यास के बारे में बताया, भारत और इंडोनेशियाई नौसेनाओं के बीच में। एक और देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने बताया ना कि भारत जो है अपने मित्र देशों के साथ में पासएक्स अभ्यास करता रहता है। तो एक और इससे पहले हुआ था मार्च में, जो कि अभ्यास का आयोजन कब हुआ? भारतीय सेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत रॉयल बहरीन नेवल के साथ, रॉयल बहरीन यानी कि बहरीन देश की नेवी के साथ में ये आयोजन किया गया था। कब किया गया था? ये 17 मार्च को बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य था कि अंतर सहभागिता को बढ़ावा देने के, दो देशों के बीच में जो सहभागिता होती है उसको बढ़ावा देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो यहां से इंपॉर्टेंट जानकारियां मिली। उसके बाद में अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 3 देखिएगा। 2 प्रश्न हमने पूरी तरह से पढ़ लिए हैं। उसके बाद में तीसरा प्रश्न देखिएगा कि नेशनल एसेंट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो यहां से 4 प्रश्न आप लोगों के सामने है कि इस कंपनी के या इसके NARCL के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने। तो कौन बने हैं? पद्म कुमार M नायर, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो इसका आंसर होगा बी। तो ये जानकारी आपको यहां से मिल जाती है। लेकिन देखिएगा ऑप्शन तो 4 है, चारों में इंपॉर्टेंट नाम लिखे, सुंदर पिचाई, जेन कुम, केविन विलियमसन, सारे इंपॉर्टेंट नाम है। तो चारों के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि सुंदर पिचाई कौन है? वे भी CEO हैं। कौन सी कहां के, किसके? तो गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचाई। उसके बाद में ध्यान रखिएगा कि जैन कुन कौन है? वे व्हाट्सएप के CEO, ये सोशल मीडिया ऐप है। देखिएगा सोशल मीडिया ऐप व्हाट्सएप के CEO कौन है? जैन कुन। और इंस्टाग्राम के CEO कौन है? तो इसके हैं केविन सिस्ट्रोम जो है। तो इस प्रकार से 4 जानकारियां हमको मिल गई है। और यहां से एक इस प्रश्न के साथ साथ एक जानकारी अलग, दूसरी जानकारी अलग और तीसरी जानकारी। तो प्रश्न की जानकारी तो मिलती है आपको, साथ में 4 ऑप्शंस की जानकारी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये भी आपको जाननी चाहिए। अब देखिएगा इस प्रश्न के बाद में, तो ये है आपके पद्म कुमार M नायर, वर्तमान में SBI सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में स्ट्रेट एसेट्स रिजर्वेशन ग्रुप के मुख्य महाप्रबंधक थे। जो NARCL मतलब नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड उधारदाताओं के तनावग्रस्त संपत्तियों के लेने के लिए एक प्रस्तावित अशोध बैंक है, जो कि 2021-22 के बजट में भारत देश की जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, जो कि वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री हैं, उन्होंने भी ये घोषणा करी गई थी कि जो उधारदाता है उनकी मौजूद परिसंपत्तियों को समेकित करने और उनके संकल्प को पूरा करने के लिए घोषणा कर दी गई थी। मतलब कि जो संपत्तियां होती है उन संपत्तियों को वापस से उनके भरपाई करने के लिए घोषणा करी गई थी। सिंपल सी बात है। और इसका जो उधारदाताओं को भरपाई करेगी तो 15% तो करेगी ये कंपनी, यानी कि NARCL जो है ये तो 15% इसके भरपाई करेगी। अब 100 में से 15 अगर हम हटाएं तो बचते कितने हैं? 85%। अब इस 85% का भुगतान कौन करेगा? तो इस 85% का जो भुगतान है वो भारत सरकार करेगी। भारत सरकार जो है इस बचे हुए 85% का भरपाई करेगी। अब यहां से
प्रश्न नंबर 4 आप लोगों के सामने, प्रश्न नंबर 4 क्या है, देखिएगा कि ईवा नामक चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, बल्कि चारों के चारों बैंक ही है। इससे पहले भी एक बैंक का प्रश्न आ चुका है जिसका जन स्मॉल फाइनेंस बैंक आंसर था, जो कि आपकी नई सुविधा लॉन्च करी गई थी, आई यूज माई नंबर। लेकिन अब अगली एक और सुविधा कि ईवा नामक चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च करी गई। तो 4 प्रश्न ऑप्शन आप लोगों के पास है, यहां से आपने बताना है कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है HDFC बैंक। और यहां से मैं आपको बताता हूं, इसके आंसर में मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और बताऊंगा जो आप लोगों ने नहीं सुनी होगी। तो देखिएगा HDFC बैंक तो इसका आंसर रहा, लेकिन बाकी 3 ऑप्शन का क्या। बाकी 3 ऑप्शन में सबसे पहले लिखा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बात करते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, तो 16 सितंबर 1935, 16 सितंबर 1935 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी। अब इंपॉर्टेंट प्रश्न जो दूसरा बनता है वो कि इसके एमडी सीईओ कौन है, तो एएस राजीव जो है इसके एमडी और सीईओ है। बात करेंगे आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935, 25वें गवर्नर कौन है, 25वें गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। भारत के 25वें गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। उसके बाद में देखिएगा ऑप्शन सी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना 21 दिसंबर 1911 में हुई थी। एमडी सीईओ कौन है, एमवी राव जो है वे इसके एमडी और सीईओ है। तो ये सारी जानकारी हमें यहां से मिल जाती है। उसके बाद आगे चलते हैं देखेंगे इस प्रश्न के बारे में कि एचडीएफसी बैंक ने तो ये चैटबॉट लॉन्च किया है। अब बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है कि जो ग्रामीण उपभोक्ता हैं उनके लिए बैंकिंग सेवाएं सुलभ बनाना, बैंकिंग सेवाएं ग्रामीण इलाकों में सुलभ बनाना। अब आपको एक बात और पता होनी चाहिए, अब हम कितने ही एडवांस हो जाए, अब आपने समझना है कि उसके बाद में जो शहरी है, शहर में हमेशा जो ऑनलाइन सुविधाएं हैं, जो आपका वाईफाई कनेक्शन होता है वो शहरों में होता है, लेकिन गांव अभी तक इस ऑनलाइन से पिछड़े हुए हैं। अब आपको समझना पड़ेगा ये बात कि अगर हम बात करें कि गांव और शहर की, तो गांव कितने एडवांस है या शहर कितने एडवांस है, क्योंकि शहर जो है वो वास्तव में एडवांस है गांव की अपेक्षा। गांव में अभी तक नेट की सुविधाएं या पूरी तरह से सुविधाएं जो है वो नहीं हो पाई है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये चीजें शुरू करी गई है। अब इसके द्वारा क्या होगा कि खाता खोलने, लेन देन करने और बैंकिंग कार्य करने के लिए आसानी से पूरी जानकारियां ऑनलाइन या डिजिटल रूप में प्रदान कर दी जाएंगी कि आप ऑनलाइन खाता खोल सकते हैं, आप ऑनलाइन सिग्नेचर कर सकते हैं, अब आप ऑनलाइन सारे काम कर सकते हैं। इसीलिए एक ईवा नामक चैटबॉट जो था वो एचडीएफसी बैंक ने शुरू किया। और अब आप समझिएगा एचडीएफसी बैंक के बारे में देखिएगा। सबसे पहले जो आपको इंपॉर्टेंट बात बताने वाला था वो ये है कि एचडीएफसी बैंक हम पढ़ते हैं, लेकिन हम इस एचडीएफसी बैंक की जो फुल फॉर्म है वो बहुत ही कम जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो है एचडीएफसी बैंक की फुल फॉर्म। उसके बाद में मुख्यालय कहां पे है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। एमडी सीईओ कौन है, अभी देखिएगा एमडी सीईओ की बात करें तो शशिधर जगदीशन। इससे पहले भी हमने एक प्रश्न पढ़ा था, वहां भी हमने 4 बैंक के बारे में पूरी जानकारियां प्राप्त कर ली थी। अब उसके बाद में एक और बात है कि 3 बैंक 4 बैंक के बारे में यहां से पढ़ लिए। तो इस प्रकार से हमारा लगभग हर दिन जो है रिवीजन हो जाता है इन सब चीजों का। टैगलाइन क्या है, वी अंडरस्टैंड यूर वर्ल्ड, वी अंडरस्टैंड यू आर नहीं है, यूर है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। उसके बाद में इसकी स्थापना कब हुई थी, तो अगस्त 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। अब यहां से हमारी जानकारियां खत्म होती है। अब अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न आप लोगों के सामने है कि श्री अरविंदो सोसाइटी के आरोग्य छात्रवृत्ति कार्यक्रम का शुभारंभ जो है वो किस राज्य ने किया है, इसका शुभारंभ। तो इसका 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। इसकी जो स्थापना करी है या इसका शुभारंभ जो किया है वो किसने किया है, तो 4 ऑप्शन में देखिएगा त्रिपुरा जो है वो आपका आंसर राइट होगा। यानी कि त्रिपुरा जो राज्य है इसने अब अरविंदो सोसाइटी के औरों छात्रवृत्ति कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। उसके बाद में इस प्रश्न की जानकारी है, उद्घाटन किसने किया है,
तो इसका उद्घाटन किया है राज्य के शिक्षा मंत्री रतनलाल नाथ ने जो इसके शुभारंभ किया, इसका उद्घाटन किया है। अब यहां से देखिएगा, ये कार्यक्रम जो है ये छात्रों को मासिक छात्रवृत्ति प्रदान करता है, ताकि वे प्रतिदिन उनका 10 मिनट का टेस्ट लिया जाएगा, इसके लिए उन्हें मासिक छात्रवृत्ति प्रदान करता है। ठीक है, अब इसमें इस क्विज में जो बेहतर प्रदर्शन करेगा, इस क्विज में जो उनका 10 मिनट का जो क्विज होगा, इसमें जो बेहतर प्रदर्शन करता है, जो बेहतर प्रदर्शन करेगा, उनके लिए ये जो आपका छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया गया। उसके बाद में देख लीजिएगा, इससे राज्य के छात्रों में प्रशिक्षण को सुदृढ़ किया जाएगा। राज्य जो है उसके जो छात्र हैं उनके प्रशिक्षण को सुदृढ़ किया जाएगा, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। जानकारियां मिली, इंपॉर्टेंट जानकारी की तरफ अब भी बढ़ते हैं हम। त्रिपुरा क्या है देखिएगा, त्रिपुरा भारत का राज्य है, इसके बारे में पूरी जानकारियां। राजधानी कहां है? अगरतला। जिले कितने हैं? 8। गठन कब हुआ था? 21 जनवरी 1972। उसके बाद में देखिएगा, इसके अगर हम बात करना चाहें, राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। मुख्यमंत्री कौन है? विप्लव कुमार देव, जो कि भाजपा पार्टी के हैं। विधानसभा की 60 सीटें, राज्यसभा की 1, लोकसभा की 2, विधानसभा की 60, लोकसभा 2, राज्यसभा की 1 सीटें हैं। कहां से? ये है हमारे त्रिपुरा से। तो जानकारी मिली। 5 प्रश्न के पश्चात हम बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न आप लोगों के सामने है, लाइफ इन ए क्लॉक टावर वैली एक पुस्तक है, क्योंकि आपके एग्जाम में पुस्तकों से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो यहां से देखिएगा, अगले प्रश्न, ये आपने जवाब देना है आज के लिए। अब आपने ये आज का जवाब देना है। कल भी तो मैंने प्रश्न पूछा था, उस कल के प्रश्न का क्या? कल के प्रश्न का जवाब ये है कि जोधपुर के मियो का बारा जो रेलवे स्टेशन जो कि जोधपुर में है, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? महेश नगर। इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? महेश नगर कर दिया गया। इसके बारे में देखिएगा, एक बड़ा ही शानदार जवाब दिया है धीरज चौबे ने बड़ा शानदार जवाब दिया है कि इस गांव की आबादी लगभग 1400 लोगों की है। हिंदू ने पहले इसमें बताया कि स्वतंत्रता से पूर्व अवधि के दौरान गांव का मूल नाम क्या था? महेश रो बड़ो था, और एक समय में इसका नाम बदल दिया गया, यह देखते हुए कि मुसलमानों द्वारा बसाया हुआ है, नाम परिवर्तित कर दिया गया। उसके बाद में गृह मंत्रालय राज्य सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद गांव, कस्बे, शहर, रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने के मुद्दे की जांच करता है कि अगर आप गांव, कस्बे, शहर ना किसी का भी नाम परिवर्तित करना होता है तो गृह मंत्रालय जो है वो आपकी अर्जियों को सुनता है, और इसके बाद केंद्रीय एजेंसियों से परामर्श किया जाता है कि अब आप अनापत्ति प्रमाण पत्र मतलब एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करता है, जिसके बाद में ये सारा का सारा नाम परिवर्तन का कार्य जो है ये किया जाता है। मार्च 2020 में गृह मंत्रालय ने संसद को सूचित किया था कि 1 जनवरी 2017 से 28 फरवरी 2020 तक उस गांव, शहर, गांव या उस कस्बे या उस रेलवे स्टेशन के बारे में 67 प्रस्ताव प्राप्त हुए, और 67 प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? महेश नगर। तो इस प्रकार से कल की आपकी जानकारियां थी, कल के प्रश्न की जानकारी थी, बहुत बढ़िया जवाब दिया। ऐसे ही आपने भी जवाब देना है आज के प्रश्न का। अगला छठा प्रश्न है कि 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन बनी है? तो यहां से देखिएगा, कौन ऐसी महिला है जिसने कि ये पुरस्कार जीता है? तो कौन सी ऐसी महिला है? ऐसी महिला है डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन जो है वो अब इस पुरस्कार को जीतने वाली, ये पुरस्कार मतलब शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली महिला बनी है, और ये इसका कौन सा संस्करण था? तो इस पुरस्कार का ये 15वां संस्करण था। ठीक है, अब बात करते हैं बाकी 4 ऑप्शन के बारे में। देखिएगा भैया, भानु अथैया, कौन है भानु अथैया? भानु अथैया जो है उन्होंने पहला ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली महिला है, भारतीय महिला है, जिसने कि पहला ऑस्कर पुरस्कार गांधी फिल्म के लिए 1983 में जीता था। देविका रानी कौन है? जिसने कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन है? देविका रानी, जिसने 1969 में जीता था। उसके बाद में कंगना राणावत, जो कि बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स 2021 में। तो ये 4 जानकारी आपको मिली। उसके बाद प्रश्न की जानकारियां देख लीजिएगा
कि ये है ताहिरा कुतुबुद्दीन। ताहिरा कुतुबुद्दीन, उनका जन्म की अगर हम बात करें तो उनका जन्म तो वास्तव में मूल रूप से भारत में मुंबई में हुआ था। उसके बाद जो कि शिकागो विश्वविद्यालय जो है, शिकागो विश्वविद्यालय में अरबी साहित्य की प्रोफेसर है। शिकागो विश्वविद्यालय में अरबी साहित्य की प्रोफेसर है। उन्हें 2019 में भी उनकी प्रकाशित पुस्तक थी जिनका नाम था अरबी ओकेजन आर्ट एंड फंक्शन। अरबी ओकेजन आर्ट एंड फंक्शन, जो कि 2019 में उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी। उस पुस्तक के लिए यह पुरस्कार उन्हें दिया गया है। इस पुरस्कार को अरब जगत का नोबेल पुरस्कार, इंपॉर्टेंट जानकारी देखिएगा, ये जो पुरस्कार है शेख जायद बुक पुरस्कार जो है, इसे अरब क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अरब क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी इसे कहा जाता है। बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इस पुरस्कार की स्थापना 2007 में हुई थी। और पहला पुरस्कार किसे दिया गया था, तो पहला पुरस्कार दिया गया था डेनियस जॉनसन डेविड को। इंपॉर्टेंट जानकारी थी, आपको सारी जानकारी मिल जाती है। सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि विश्व खाद्य पुरस्कार, एक और पुरस्कार, विश्व खाद्य पुरस्कार किसने जीता है 2021 का। भाई आपके एग्जाम में पुरस्कारों से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो 2021 का जो ये पुरस्कार है विश्व खाद्य पुरस्कार, ये किसे दिया गया है, तो 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार जो है वो डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलकटेड को दिया गया है। तो ये उनका नाम है पूरा। अब यहां से 4 ऑप्शन और भी तो लिखे हैं। डॉक्टर रतनलाल को यही पुरस्कार 2020 में दिया गया था। माइक पोम्पियो 2019 में दिया गया था। लॉरेंस हद्दाद और डॉक्टर डेविड नाबरो, उनको 2018 में दिया गया। 2018, 2019, 2020 और 2021, यानी कि पिछले 4 वर्षों के जो ये विश्व खाद्य पुरस्कार है आपके सामने है, देख लीजिएगा। उसके बाद इस प्रश्न के बारे में बात करें तो वे भारतीय मूल की डॉक्टर हैं, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह, उनको यह पुरस्कार दिया गया है। साथ साथ में ये जो पुरस्कार है ये नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग द्वारा स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था, 1986 में स्थापित किया गया था। उसके बाद देखिएगा कि विश्व खाद्य पुरस्कार तो है, लेकिन ये तो बताइए कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट जानकारी, दिवस से संबंधित जानकारी। आज वैसे भी 13 मई को कोई दिवस नहीं है, तो यहां से एक दिवस के बारे में जानकारी पढ़ ली कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है। जानकारियां मिली। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। भाई खाद्य से संबंधित बातें पढ़ेंगे तो खाद्य से संबंधित जो संगठन होगा उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा कि WEP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसके बारे में देखिएगा स्थापना कब हुई थी, 19 दिसंबर 1961 को WEF की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहां है, रोम इटली में। और इसके हेड की बात करें तो डेविड बेसले जो हैं वे वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। तो यहां से इस प्रकार से आपने करंट अफेयर्स को तैयार करना है कि वो प्रश्न पढ़े, संगठन पढ़े, संबंधित जानकारियां पढ़े, सारे ऑप्शन पढ़े। उसके बाद में आपके स्क्रीन पे 8वां प्रश्न क्या है, 8वां प्रश्न है कि वाशिंगटन पोस्ट की पहली महिला कार्यकारी संपादक कौन बनी। अब ऐसी कौन महिला है जो वाशिंगटन पोस्ट जो न्यूज़पेपर है इसकी, या न्यूज़पेपर नहीं बल्कि जो न्यूज़ चैनल है इसकी पहली महिला कार्यकारी संपादक कौन बनी है। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से देखिएगा सैली बुज़बी, यानी कि इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही रहेगा, आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, वो रहेगा आपका शैली बुज़बी। यहां से आपको जानकारी मिली। अब आपसे बात करते हैं ऑप्शन के बारे में। सना मारिन भी तो महिला है, विश्व की सबसे कम उम्र की मात्र 34 इयर्स की महिला जिनको प्रधानमंत्री बना दिया था, विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी थी। कौन से देश की, फिनलैंड की बनी थी। ये जानकारी मैं आपको बहुत बार देता हूं। उसके बाद हिलेरी क्लिंटन कौन है कि अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बनी नहीं थी, राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बनी थी जब बराक ओबामा के 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात हिलेरी क्लिंटन बनी थी, जो कि डोनाल्ड ट्रंप से हार गई थी। अब एक बात और देखिएगा, एक प्रश्न और बताइएगा कि जो अमेरिका है, अमेरिका के
राष्ट्रपति का कार्यकाल ज्यादा से ज्यादा कितने वर्ष का होता है, कि एक आदमी अमेरिका का राष्ट्रपति ज्यादा से ज्यादा कितने साल के लिए बन सकता है। तो ये बात आप समझ लीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा कितने साल के लिए, 8 साल के लिए बन सकता है, इससे ज्यादा नहीं बन सकता। समझ में आई बात। अगला ऑप्शन देखिएगा कि पिंग लियुआन कौन है, वे भी प्रथम महिला है। प्रथम महिला कहां की है, चीन की है, क्योंकि चीन के जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग की पत्नी है। और आपको ये बात पता होना चाहिए, जब आप संविधान पढ़ते हैं, जब आप राष्ट्रपति पढ़ते हैं, तो आपको पता होगा कि प्रथम महिला, देश की प्रथम महिला कौन होती है, देश की प्रथम महिला होती है कि उस देश के राष्ट्रपति की पत्नी जो है वो देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, और प्रथम महिला उस राष्ट्रपति की जो पत्नी है वो प्रथम महिला के रूप में जानी जाती है। तो शी जिनपिंग की जो पत्नी है उनका नाम है पिंग लियुआन, जो कि चीन की प्रथम महिला भी है। उसके बाद में देखिएगा प्रश्न की जानकारियां, कि अगर हम बात करें सैली बुस्बी की, तो वे समाचार पत्र के 143 वर्षों के इतिहास में न्यूज रूम का नेतृत्व करने वाली पहली महिला भी बनेगी। बात मैं बता चुका हूं आपको। अब देखिएगा उनका कार्यकाल कब से शुरू होगा, तो उनका कार्यकाल अभी नहीं, अगले महीने, अभी तो मई चल रहा, मई के बाद जून 1 जून 2021 से वो न्यूज रूम को संभालने वाली, नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनेगी। उसके बाद में देखिएगा कि इससे पहले भी वे एसोसिएटेड प्रेस की कार्यकारी संपादक और वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर रह चुकी है। उसके बाद में देखिएगा कि उन्होंने किनका स्थान लिया है, तो उन्होंने मार्टिन बैरन का स्थान लिया है, जो कि फरवरी 2021 में भाई मार्टिन जो थे वो अपने सेवानिवृत्त हो गए थे, रिटायर हो गए थे, जिसके बाद में अब कौन आई है, सैली बुस्बी। उसके बाद वाशिंगटन पोस्ट के बारे में हम बात करेंगे कि वाशिंगटन पोस्ट की स्थापना कब हुई थी, 6 दिसंबर 1877 में। स्वामित्व, इसकी ओनर कौन है, इसके ओनर है नैश होल्डिंग्स, और इसका हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो वाशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका में है। जानकारी आपको मिली। उसके बाद आप आज का नवा प्रश्न क्या है कि किस देश ने माउंट एवरेस्ट शिखर पर विभाजन रेखा बनाने की घोषणा। ऐसा कौन सा देश है जिसने कि माउंट एवरेस्ट पर भी विभाजन रेखा कर दी, कि भाई हमारे देश के व्यक्ति जो है अगर माउंट एवरेस्ट चढ़ेंगे तो और देशों के लोगों से, और देशों के पर्वतारोहियों से अलग लाइन हमारी बना दी जाए, हमारा देश का यहीं से जाएगा व्यक्ति अगर पर्वतारोहण करेगा तो ऐसा देश कौन सा है, चीन। पहले कोरोना वायरस फैलाई, उसके बाद में 5B इनका रॉकेट आ पड़ा, उसके बाद में अब नई चीज बना दी है कि विभाजन रेखा का मतलब है कि माउंट एवरेस्ट पर जो भी व्यक्ति चढ़ेगा चीन का, वो अन्य देशों से अलग लाइन से जाएगा। अन्य देश के कहीं से भी जाओ, उनके लिए अलग लाइन बनाओ। तो ये कौन से देश ने कर दिया भाई, चीन ने कर दिया। उसके बाद में देखिएगा उद्देश्य क्या है कि जो एवरेस्ट पर चढ़ेगा उनके साथ में ये पर्वतारोही नहीं करेंगे, इनके लिए अलग से लाइन बनाओ। उसके बाद में ये कदम किस लिए उठाया गया, कोरोना वायरस के कारण। सबसे पहले तो कोरोना वायरस फैला दिया, उसके बाद में अलग लाइन दो इनको, कि इस विभाजन रेखा को तिब्बती पर्वतारोहण गाइड द्वारा ये अलग से रेखा बनाई जाएगी। ठीक है। उसके बाद में देख लीजिएगा आज के अंतिम प्रश्न की तरफ, कि स्कॉटलैंड की संसद में पहली निर्वाचित सिख सदस्य कौन बनी है, कौन बनी है। तो यहां से देख लीजिएगा कि ऐसी कौन सी महिला है जो कि यहां से बनी है। अच्छा, पर्वतारोहण से एक प्रश्न याद आया, पर्वतारोहण पे चलते हैं। देखिएगा पर्वतारोहण की बात हो रही है तो एक प्रश्न और बताइएगा कि विश्व में सबसे ज्यादा बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति का नाम क्या है। सबसे ज्यादा बार कौन चढ़े हैं, कितनी बार चढ़े हैं। तो मैं आपको याद दिलाऊं, कल मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा बार 25 बार कौन चढ़े हैं, 25 बार चढ़े कामी रीता, जो कि कहां के हैं, नेपाल के हैं। नेपाल के व्यक्ति जो है कामी रीता, वो 25 बार एवरेस्ट पर चढ़े हैं। तो ये जानकारी आपको मिलती है। तो ये जानकारी इस प्रकार की जो जानकारी है वो आपने पढ़नी पड़ेगी। समझ में आ रही है ना बात। उसके बाद देख लीजिएगा यहां से इस प्रश्न का ऑप्शन रहेगा पाम गोसल जो है वो स्कॉटिश संसद में या स्कॉटलैंड की संसद में निर्वाचित होने वाली पहली सिख सदस्य है। और उन्हें ये देखिएगा, उन्हें स्कॉटिश संसद के
कंजर्वेटिव सदस्य के रूप में चुना गया है। इससे पहले 2015 में उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया? महिला लीडर्स बिजनेस अवार्ड। और 2018 में कौन सा दिया? पब्लिक सर्विस अवार्ड दिया गया। उसके बाद में वे ब्लैक एशियन और अल्पसंख्यक जातीय की सह संस्थापक और अध्यक्ष भी रही है। तो ये उनके बारे में पढ़ी। लेकिन स्कॉटलैंड के संसद में चुनी गई है। तो स्कॉटलैंड के बारे में देख लीजिएगा, राजधानी कहाँ है? एडिनबर्ग। यूनाइटेड किंगडम का एक देश है जो कि इसके उत्तर में स्थित है और ये एक पहाड़ी देश है। तो पूरी जानकारी आपको यहां से मिली। इसी प्रकार से डेली करंट अफेयर्स में आपके सामने लेके आता रहूंगा। कल से मैं आप लोगों के सामने सुबह 6 बजे लाइव आऊंगा। आप लोगों का सभी का स्वागत है। और ये सारा पीडीएफ के लिए आप लोगों को मैंने बता ही रखा है, पीडीएफ आप लोग यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा बनी रहे आप सभी पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।